हमने आधुनिक शिक्षा को मदरसा शिक्षा का एक अहम और महत्वपूर्ण अंग बनाया। आज एक तरफ जहां मदरसे का बच्चा दीनी तालीम हासिल करता है, तो दूसरी तरफ वो आधुनिक शिक्षा भी हासिल करता है। मदरसे में वो साइंस भी पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ता है, कंप्यूटर भी पढ़ता है। जो हमारे मदरसे का पाठ्यक्रम, इसको हम टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, यानी टोटल ऑनलाइन एक ऐप के माध्यम से इसको डेवलप करेंगे। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने 100 दिन के भीतर ही हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, हमने उस मदरसा ई लर्निंग ऐप हमने लॉन्च किया है। मदरसा ई लर्निंग ऐप, जिसको MELA, MELA, जिसमें मदरसे का पूरा पाठ्यक्रम, जहाँ पे हम कानून व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं। और आपने देखा होगा कि लगातार पूरे प्रदेश भर में योगी जी ने अवैध कब्जों पे कार्रवाई की, उनका बुलडोजर चला। अब वही बुलडोजर जो हमारे वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं, उस पर भी हम चलाने का काम करेंगे, क्योंकि वक्फ संपत्ति मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए, समाज का प्यार, समाज की एकता और अखंडता बनाने के लिए काम करते हैं। उदयपुर की घटना निश्चित तौर पर दुखद है और ऐसी घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी हम लगातार कानून व्यवस्था को सुधार की तरफ ले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पूरे हमारे देश में एक मॉडल बनकर उभरा है। नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और लाइव हिंदुस्तान में आज हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ यानी औकाफ और हज राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी का। अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हिंदुस्तान के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम आपसे कुछ जानकारी भी हासिल करना चाहते हैं अपने पाठकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, कि मुस्लिम मामलात में क्या कुछ आप चेंज करने जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो मुस्लिमों की है, अल्पसंख्यकों की है, उनसे बड़ी मुरादें हैं प्रदेश सरकार की, तो उसमें क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में जब से 2022 के बाद योगी 2.0 सरकार आई, हम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार समाज के सभी वर्गों के तरक्की के लिए और उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। खासतौर पे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो मेरे पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लगातार अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। आप देखिए कि मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए हमारी सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए। एक तरफ जहां पहले हम मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ हमने आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा का हिस्सा बनाया। जब योगी सरकार का जो प्रथम कार्यकाल था, तो 2019 में हमने मदरसा शिक्षा में NCERT के कोर्स को लागू किया और हमने जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि हमारे मुस्लिम समाज का युवा आधुनिक शिक्षा से जुड़ के अपने देश का नाम रोशन करे, तो आदरणीय हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन में हमें प्रेरित किया कि हम मदरसा शिक्षा को और अच्छा करें और इम्प्रूव करें। और आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मदरसा शिक्षा में भी हमने आधुनिक शिक्षा को मदरसा शिक्षा का एक अहम और महत्वपूर्ण अंग बनाया। आज एक तरफ जहां मदरसे का बच्चा दीनी तालीम हासिल करता है, तो दूसरी तरफ वो आधुनिक शिक्षा भी हासिल करता है। मदरसों में वो साइंस भी पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ता है, कंप्यूटर भी पढ़ता है और उससे उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। उसके आगे बढ़ते हुए हमने उसको नेक्स्ट स्टेप पे अब हम आए हैं। योगी 2.0 में हमने सरकार बनते ही हमने वादा किया था कि 100 दिन के भीतर जो हमारे मदरसे का पाठ्यक्रम, इसको हम टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, यानी टोटल ऑनलाइन एक ऐप के माध्यम से इसको डेवलप करेंगे। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने 100 दिन के भीतर ही हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, हमने उस मदरसा ई लर्निंग ऐप हमने लॉन्च किया है। मदरसा ई लर्निंग ऐप, जिसको MELA, MELA, जिसमें
मदरसे का पूरा पाठ्यक्रम अब मदरसे का स्टूडेंट अपने मोबाइल फ़ोन में उस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकता है, जिससे कि उसके डेवलपमेंट के लिए अब और आसानी होगी। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन में हमने लाइव क्लासेस भी इंट्रोड्यूस किए हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में सभी बुक्स भी हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ भी सकता है, उसको डाउनलोड भी कर सकता है और सुलभता से जब जहाँ चाहे अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी शिक्षा से वो कनेक्ट हो सकता है। आने वाले दिनों में इसमें और भी फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, स्टूडेंट्स की जो डिमांड आएगी, हम इसमें और भी फीचर्स ऐड करेंगे। फिलहाल हमने इसमें लाइव क्लासेस, हमारे पाठ्यक्रम, इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। तो आप देखिए कि जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए हम जो गंभीर हैं, क्योंकि हमारी सोच है, ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार की सोच है कि हमको अपने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ अगर ले जाना है तो उनको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमें देना पड़ेगा और हम पूरी ईमानदारी से एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मदरसा आधुनिकीकरण उसी का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मदरसे का बच्चा भी अब हमारे इन प्रयासों से समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है, जहाँ उसको दीनी तालीम हासिल हो रही है, उसके साथ साथ उसको आधुनिक शिक्षा हासिल हो रही है, तो समाज में वो भी आगे आकर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, वो समाज में आगे आ रहा है, जो मेन स्ट्रीम की नौकरियां हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों से हमारा मुस्लिम यूथ बहुत ज़्यादा उसको लाभ मिल रहा है और वो एक डेवलपमेंट के रास्ते पे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ हमने आगामी 6 महीनों में भी हमने आगे भी प्लान किया है कि हम और भी अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे। हम लगातार अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कम्युनिकेशन में हैं, उनसे संवाद में हैं कि हम कैसे लगातार अपने प्रयासों से मुस्लिम समाज के युवाओं के एजुकेशन को और अच्छा कर सकते हैं, उनको कैसे और एम्पावर कर सकते हैं, उनको और अच्छा एजुकेट कैसे कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ और कैसे अच्छा ले जा सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पे हम गंभीरता से सबके साथ संवाद करके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आपको बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि हमने मदरसा शिक्षा को लगातार इम्प्रूव करने के लिए, जैसे अभी परीक्षा हुई, हमने एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू की। ऑल ओवर यूपी हर जगह मदरसा की परीक्षाएं जहाँ भी हुई, उन सेंटर्स पे हमने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे और उसको हम सेंट्रली लखनऊ बैठे उत्तर प्रदेश का किसी भी जिले का कोई भी सेंटर हम लाइव उसे देख सकते थे। तो हमने एक पारदर्शी एजुकेशन सिस्टम बनाने की तरफ भी हम आगे बढ़े हैं कि मदरसे में से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम डिलीवर करें ताकि एक अच्छा वहाँ का स्टूडेंट उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और वो समाज में आगे आए। हरीश भाई, ये मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है, इसको यूपी बोर्ड की तर्ज पर भी तो डेवलप करने की बात थी कि मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है ये यूपी बोर्ड की तर्ज पर आ जाएगा। खासतौर से इससे रिलेटेड सवाल मेरा ये है कि बहुत से ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी माहिर कामिल करते हैं और मौलवी वाली जो डिग्री है, मौलवी की डिग्री को एक बीएड के समकक्ष करने की बहुत पुरानी एक योजना थी कि मौलवी की डिग्री जो है वो बीएड के समकक्ष हो जाए। उस पर कुछ काम हुआ है क्या? देखिए, हम लगातार मदरसा शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आपने बोला, ये भी हमारे सामने बात आया है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि मदरसा की जो शिक्षा है, मदरसा बोर्ड, इसके ढांचे को हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें ताकि उससे एक बेहतर आउटपुट निकल के सामने आए। हम लगातार नई नई क्रिएटिव चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया, इसके साथ साथ हमने पारदर्शी परीक्षा के बारे में बताया। ऐसे ही हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी और भी अपने मदरसा के जो हमारी डिग्रीज इनको और कंस्ट्रक्टिव बना के नहीं, मेरा सवाल मौलवी वाला था जी। कि नहीं, हम उस दिशा में भी चर्चा कर रहे हैं और जो भी सकारात्मक चीज़ होगी हम उसको मदरसे में ज़रूर लागू करेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हमारे मदरसे से जो बच्चा निकले वो मेन स्ट्रीम में जाए, उसको समाज में किसी भी तरीके के कंपटीशन को या किसी भी तरीके की नौकरी को वो फेस कर पाए। मदरसे को मेन स्ट्रीम वाली बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? मदरसा मेन स्ट्रीम में आना ही यानी चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए। आना ही चाहिए। हम क्या अभी मुख्य धारा में नहीं है मदरसा? नहीं नहीं, अब आ रहा है ना। पहले की सरकारों ने मदरसा की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, हमने उस पर ध्यान दिया। एनसीईआरटी का कोर्स लागू करके हमने दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी जो हिस्सा बनाया है, तब मदरसे का बच्चा भी तेजी से आगे आ रहा है। उसको हमने एक सपोर्ट दिया
मदरसे में बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं। मदरसे का बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। हमारी सरकार ने यह समझा कि हम अगर उनको पॉजिटिव सपोर्ट देंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ से बहुत ही अच्छा आउटपुट निकलेगा। और हमने लगातार ये देखा है कि हर साल दर साल मदरसे का बच्चा ग्रोथ कर रहा है, वो भी इम्प्रूव कर रहा है, और हम उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो इस समय संकट में हैं। संकट में ऐसे हैं कि पहले अपने जैसे यूपी से बाहर के बच्चे वहाँ आ जाते थे, है ना, तलबा वहाँ आते आते थे, पढ़ते थे। लेकिन हाल फिलहाल में बहुत से कई कारणों से, क्योंकि वहाँ भी मदरसे और उनके स्टेट में भी मदरसे आधुनिक हो गए हैं, वहाँ भी अब दीन से दुनिया तक की तालीम दी जाने लगी है, वहाँ भी साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह में बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो ये अपने यूपी के जो मदरसे हैं इनमें बच्चों का संकट है, क्या बच्चों का संकट है, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हर जगह जो बच्चे हैं हमारे यूपी के भी हैं, हमने अब मदरसे में किसी मदरसे में जाके देख सकते हैं, यूपी के भी हैं, और आसपास के स्टेट के मदरसे, आसपास के स्टेट के भी बच्चे मदरसों में आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और हम तो अब मदरसा शिक्षा को इस बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग जैसे अभी मदरसा से जो एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी, हम आम जनमानस की जो मुस्लिम युवा समाज है उससे हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो जुड़ी हुई है उसको इम्प्रूव करेंगे और वहाँ की शिक्षा को इस बेहतर स्थिति में लाएंगे कि हर कोई अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ जब एनसीईआरटी का कोर्स लागू होगा और इसके साथ साथ हमने एक एनएसएस एनसीसी को भी हम मदरसे में लागू कर रहे हैं, जिससे कि एक उसके मेंटल के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट के भी रास्ते खुले। एक मदरसों में कई बार जांच भी चल रही है, बहुत सारे प्रदेश के मदरसों में जांच चल रही है, वजीफों का मामला है और सारी चीज़ें हैं। तो कितने मदरसों की जांच वांच आप करा रहे हैं, क्या कुछ फंडिंग का मामला है? देखिए, जांच एक रेगुलर प्रोसेस है। आम मुसलमानों के तरफ से अगर कोई शिकायत आती है कि किसी भी मदरसे में प्रॉपरली वर्किंग नहीं हो रही, तो हमारी सरकार निष्पक्ष तरीके से, पूरी तरीके से कानूनी दायरे में जो भी मदरसा जिसकी कंप्लेन हुई है उसकी जांच करती है, निष्पक्षता से जांच होती है और जांच में जो भी रिपोर्ट आती है हम ईमानदारी से उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमारा एजेंडा, हमारा लक्ष्य ये है कि मदरसा एजुकेशन को हम ऐसा पारदर्शी बनाएं, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही की एलिमेंट है अपने मुस्लिम यूथ को डेवलप करने के लिए। तो हम उसके साथ कोई भी खिलवाड़ कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक अच्छा डिलीवरी देना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवरी देना हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अगर ऐसे कंप्लेन आती है तो हम ईमानदारी से उसकी जांच होती है। मदरसे फिर बात कहते हैं, मदरसे कई बार सवालों के घेरों में भी आ जाते हैं और संकेतों में, इशारों में बात आप मेरी भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से मदरसा एजुकेशन है, मदरसे हैं, तो ये मानते हैं कि बहुत भ्रांति के शिकार हैं, भटके हुए हैं, तो ये सवालों के घेरों में क्यों है मदरसे की शिक्षा? देखिए, मदरसों की शिक्षा सवालों के घेरे में नहीं है। मदरसे में आज जो आधुनिक शिक्षा जब मदरसे में इंट्रोड्यूस हुई है, तो मदरसे का एक पॉजिटिव मैसेज जो समाज में जा रहा है, तो उससे किन्हीं लोगों के मन में अगर कोई ऐसा कन्फ्यूज़न होगा तो वो दूर हो रहा है। आज हमने हर चीज़ों को तेज़ी से हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज उस एप्लीकेशन जो हमने मदरसा ई लर्निंग ऐप, इसको कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। हमने सबको कहा है कि आप सब डाउनलोड कीजिए, देखिए कि हमने कितने अच्छे तरीके से अपने मदरसे के एजुकेशन को सुधारा है। और आज मदरसे का बच्चा भी डिजिटल इंडिया से जुड़ के तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ऐसा कोई सवाल नहीं है। शिकायतों पे कहीं-कहीं जांच होती है, पर्पसली कहीं कोई जांच नहीं होती है, कहीं भी कोई जांच पर्पसली नहीं होती है। जांच केवल कोई शिकायत आती है उस पे होती है, पूरे कानूनी दायरे में होती है, निष्पक्ष तरीके से होती है। और जांच का मकसद हमारा ये है कि हम एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था जो डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर करें, बस इतना ही जांच का मकसद होता है। अब आपके दूसरे डिपार्टमेंट पर आते हैं, औकाफ पर। पूरे प्रदेश में अपना औकाफ की स्थिति क्या है? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि
आपके ज़्यादातर जितने भी औकाफ हैं यानी वक्फ प्रॉपर्टी जितनी भी हैं उन सब पे ज़्यादातर पे कब्जे हैं। कहीं कहीं नगर निगम से विवाद है, कहीं जिला पंचायत से विवाद है, औकाफ की देख रेख नहीं होती है, मुतवल्लियों के बारे में भी बहुत शिकायतें उस तरीके की हैं। तो इस पर क्या कर रहे हैं औकाफ की प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है पूरे प्रदेश भर में औकाफ की। जी, निश्चित तौर पे हमारी जो वक़्फ़ की संपत्तियाँ हैं, वो ऑल ओवर यूपी हैं और हम उनको मुस्लिमों के डेवलपमेंट के लिए लगातार इस्तेमाल में लाते हैं। जहाँ-जहाँ अवैध कब्ज़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में वक़्फ़ पे, हम तेज़ी से उन कब्ज़ों पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारी योगी जी की सरकार है, जहाँ पे हम कानून व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं और आपने देखा होगा कि लगातार पूरे प्रदेश भर में योगी जी ने अवैध कब्ज़ों पे कार्रवाई की, उनका बुलडोज़र चला। अब वही बुलडोज़र जो हमारे वक़्फ़ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्ज़े हैं, उस पे भी हम चलाने का काम करेंगे, क्योंकि वक़्फ़ संपत्ति मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए और उसमें किसी भी तरीके का कोई एन्क्रोचमेंट, कोई अतिक्रमण हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। वक़्फ़ की संपत्ति के माध्यम से हम मुस्लिमों के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं और उस पे हम जो भी इल्लीगल एन्क्रोचमेंट है, हम लगातार अलग-अलग जगह उस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम नोटिस भी दे रहे हैं, लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और हम वक़्फ़ की संपत्तियों को पे जो एन्क्रोचमेंट है, उसको तो एन्क्रोचमेंट इसका मुक्त कुछ जल्द से सर्वे या जल्द करें। मैपिंग करा रहे हैं कुछ? जी। सर्वे या मैपिंग करा रहे हैं? हमारी अभी हमारी शिया व सेंट्रल वक्फ बोर्ड और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दोनों के चेयरमैन से हमारी मीटिंग हुई। हमने कहा है कि हम हर जिले में हमारे सेक्टर कल्याण अधिकारियों को भी हमने बोला है, जो हमारे वक्फ इंस्पेक्टर होते हैं उनको ये बोला है कि हमने ऐसी जगहों को मार्क करें कि जहाँ अवैध इंक्रोचमेंट किसी ने किया है और हम ऐसी जगहों को मार्क करके जल्द से जल्द तमाम जगहों पे कार्रवाई भी करेंगे और कई जगह हमने कार्रवाई ऑलरेडी कर भी दी। तो पूरे प्रदेश में लगभग कितने औकाफ हैं, आइडिया है? देखिए दो पार्ट में हाँ, एक शिया वक्फ बोर्ड है, शिया एक वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है। तो अप्रॉक्स सुन्नी वक्फ बोर्ड में अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास की संपत्ति है और बड़ी छोटी मिला के और शिया वक्फ बोर्ड में अप्रॉक्स 30 to 32,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं ऑल ओवर यूपी में और हम तमाम जगह हम पूरे पारदर्शी तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को चैनलाइज करके उसको मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम हमारा एजेंडा है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे हम हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ऐसी चीज़ें खोलें जिससे कि मुस्लिमों को और आम जन को सीधा फ़ायदा हो। अब वक्फ की संपत्ति पे बहुत जगह देखते हैं कि कॉलेज वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन वो कॉलेज भी बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि वो वक्फ की जो वक्फ कमिश्नर जो है, पहले इसमें होता था कि हर जिले में एक वक्फ कमिश्नर होगा, अभी भी है कमिश्नर है, कमिश्नर को राइट होता है, लेकिन कई जगह वो कामयाबी उस तरीके से नहीं हुई है। तो आपका ये मानना है कि आगे आगे वक्फ की संपत्ति जो है उसको पूरा मैपिंग वगैरह करके उसको एक हम पूरे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे अपने अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भाइयों की। हम उन प्रॉपर्टीज़ पे जैसे हमने बताया कि हॉस्पिटल का इंफ्रा, स्कूल का इंफ्रा ऐसा चीज़ डेवलप करेंगे और जहाँ ऑलरेडी बना हुआ है उसको भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज करा के चलाएंगे ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि मुस्लिम समाज का लाभ हो इस वक्फ प्रॉपर्टीज के माध्यम से, उस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएं। अगले तो में केवल मुस्लिम ही नहीं है, मतलब सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, उन सब के लिए भी कुछ योजना है आगे? हम अल्पसंख्यक समाज के तमाम वर्ग, चाहे मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, जैन हो, हमारे क्रिश्चियन भाई, सबके लिए तरक्की के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद चाहे हमारी सिख बिरादरी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सबके इम्प्रूवमेंट के लिए हमने काम किया। माइनॉरिटीज़ में जो क्रिश्चियन बिरादरी आती है उसके भी एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए हम लगातार काम करते हैं। हमारी सिख बिरादरी उनके लिए भी काम कर रहे हैं, जैन हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार सबके लिए ईमानदारी से काम कर रही है, चाहे पारसी हैं, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। सारी योजनाओं का सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है, हर योजना का लाभ उनको मिल के वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए अब अंसारी बिरादरी की बात करते हैं, जो जिसमें खास तौर से हथकरघा और बुनकर जाते हैं, उनके बिजली वाला एक इशू चल रहा है बहुत समय से, और जिस तरीके से पावर लूम डेवलप हुई है, नई
और चीज़ें आई हैं। तो एक बहुत बड़ी एक अंसारी बिरादरी में यहाँ भी आपको मिले होंगे आपसे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी होंगी, उस पर क्या कर रहे हैं कुछ? खासतौर से देखिए, उनका बिजली वाला इशू है। ये जो बुनकर हमारे भाई हैं, उनके जो लूम्स चलते हैं उसके लिए फ्लैट रेट की मांग पूरे प्रदेश भर से आती है। हम इस पे विचार विचार कर रहे हैं और जल्द से हम लगातार अभी हमने बुनकरों के लिए अपने बजट में स्पेशल फंड भी एलोकेट किया है। बुनकर्स के प्रमोशन के लिए हम लगातार काम भी कर रहे हैं। हमारी पॉलिसीज़ उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। ओडीओपी के माध्यम से भी जैसे मऊ में और तमाम जगह जहाँ बुनकर उनको भी प्रमोट करने का काम हम कर रहे हैं। उनके भी जो उनकी कैपेसिटी है उसको और बिल्डअप करने को, उनको और मैनेज करके, उनको वेल ऑर्गेनाइज करके उनका जो प्रोडक्ट है उसकी भी मार्केटिंग करके सेल में और आसानी हो, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और फ्लैट रेट की भी जो डिमांड आती है उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और तमाम तरीके से उनको सपोर्ट कर उनको इम्प्रूव करना हमारा जो टारगेट है, हम पूरी ईमानदारी से उनको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो सकारात्मक सुझाव आते हैं, जो सकारात्मक डिमांड आती है समाज से, हम उस पर गंभीरता से विचार करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हम उनके सपोर्ट के लिए हर वो काम करेंगे जिसकी उनको ज़रूरत है। हाजियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो है सऊदीया ने बहुत कुछ जो है परिवर्तन किए हैं जी। नियम कायदों में। तो क्योंकि हाजियों की तादाद भी बड़ी ज़्यादा है अपने यहाँ, तो इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं हाजियों के लिए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हज का जो जत्था है वो सऊदी गया था। लगभग कोरोना काल के बाद 2.5 साल के बाद पहली बार हज यात्रा हुई कोरोना काल के बाद, और हमने उस हज यात्रा को बहुत अच्छे से यूपी गवर्नमेंट ने हैंडल किया। हम लोगों ने खुद पर्सनली मैंने सुनिश्चित किया कि किसी भी हाजी को कोई दिक्कत ना हो, और हमने पूरे हज सिस्टम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। लगभग 8,000 हज यात्री यहाँ उत्तर प्रदेश से हज करने गए, और गाज़ियाबाद एक हमारा हज हाउस है, एक लखनऊ हज हाउस है। दोनों ही जगह से हमने बहुत ऑर्गेनाइज उनको पूरी सुविधा के साथ हज यात्रा पे भेजा। और इसके साथ साथ हमने खादिमुल हुज्जाज को भी भेजा है, जो हज सेवक होते हैं, जो उनकी हज सेवक जो होते हैं वो हज यात्रियों की सेवा करने के लिए होते हैं। ऐसा भी हमने काम किया है कि खादिमुल हुज्जाज यानी हज सेवक भी हमने भेजा है, और हमने हर उस बेसिक सुविधा का ख्याल रखा है जिससे हमारे हाजियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उनको लेके शायद कुछ इस बार पाबंदी करी है वो उन्होंने, सऊदी गवर्नमेंट से, वो 60 साल से ऊपर वाले 65 साल से ऊपर का था जी। और वो सऊदी गवर्नमेंट का, लेकिन हज में तो 65 साल से ऊपर ही जाते हैं। हाँ, वो कोविड के कारण जी। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल किया था, उसे इंडियन गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने किया था। और हमने जो है तमाम जो रूल रेगुलेशन थे, जो क्राइटेरिया थे, उसके तहत हमने पूरी ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से चयन करके हज यात्रियों को लेकिन भेजा। दो बड़ी एक दिक्कत है नहीं, जैसे हज के लिए हमेशा फेर बढ़ता चला जा रहा है, और जितनी तादाद में लोग हज करते हैं और लगभग उतनी ही थोड़ा सा कम उम्रा करते हैं। तो दोनों की जो है उनके बहुत ज़्यादा रेट होती चली जा रही है। हज जो है मतलब दूसरे से बाहर की चीज़ होता चला जा रहा है, तो इस पर भी कुछ हम भी उस पर विचार, हम लगातार हज यात्रियों के सुविधा के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और जो भी ऐसी बातें आती हैं, हम गंभीरता से ऐसी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, और जो भी नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए हम लेते हैं। हमारा मंशा ये है कि हमारी सरकार आम जनमानस के हित के लिए, उनके सेवा के लिए काम करने के लिए बनी है, और इसी चीज़ को, सेवा भाव को हम ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पर डिलीवर करें, यही हमारा टारगेट है। तो ये दानिश भाई, लेकिन एक बताइए, आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं कि जो उदयपुर की घटना हुई, उस उदयपुर की घटना को लेकर जो रिएक्शंस जिस तरीके से आई हैं, तो आप जो है एक सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, एक अक़लियतों के आप जो है वज़ीर हैं, उस नाते क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से भटकाव, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, जो उदयपुर की घटना है, हिंसा की हमारे समाज में कहीं भी कोई जगह नहीं है।
हम लगातार, हमारी सरकार पूरे तरीके से ईमानदारी से समाज का भाईचारा, समाज का प्यार, समाज की एकता और अखंडता बनाने के लिए काम कर रही है। उदयपुर की घटना निश्चित तौर पर दुखद है और ऐसी घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी हम लगातार कानून व्यवस्था को सुधार की तरफ ले जा रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश पूरे हमारे देश में एक मॉडल बन के उभरा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को हमने सुधारा है और हम लगातार अपने प्रदेश में इन चीज़ों पे बल दे रहे हैं कि समाज का आपसी बॉन्डिंग बना रहे और जो लोग भी समाज के जो शांति व्यवस्था है या जो कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ने के लिए कोशिश करते हैं या साजिश रचते हैं, हम सख्ती से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करके तमाम समाज में ये संदेश देते हैं कि हमारा समाज अमन चैन के लिए बना है, सुकून के लिए बना है, भाईचारे के लिए बना है, तरक्की के लिए बना है। यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है और यहाँ रहना है, सबको भाईचारे के साथ रहना है, तरक्की पसंद बन के रहना है। और ख़ास तौर पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे पैगंबर साहब की जीवनी अगर वाकई में हम देखेंगे तो उन्होंने हमेशा अहिंसा को बल दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर आपके खिलाफ कोई बोलता भी है तो आप आगे बढ़ के उसको गले लगाइए, उसको अपना दोस्त बनाइए। तो हमको सही मायनों में जो हमारे पैगंबर साहब ने, जो हमारे दीन इस्लाम ने, जो हमारे कुरान शरीफ ने हमें सिखाया, उसको सीखने और समझने की ज़रूरत है। हमेशा हमको हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने सिखाया है कि हमको अमन पसंद, तरक्की पसंद और वतन परस्त बनना चाहिए। और मेरा ख़ास तौर पे मानना है कि हम सबको सही मायनों में जो हमारे कुरान शरीफ में या हमारे पैगंबर साहब ने जो हमें बताया है अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अगर हम वाकई उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हम एक आदर्श नागरिक बन के उभरेंगे और समाज में भाईचारा बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। और दानिश भाई ने बहुत सारे मामलों पर अपनी राय जाहिर की और प्रदेश सरकार की मंशा को भी बताया कि किस तरीके से औकाफ का विकास होने जा रहा है, किस तरीके से हाजियों को सुविधाएं दी जाएंगी और अक़लियतों यानी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं दानिश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।